स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज नरेंद्र मोदी ने अपने विरोधियों के सारे कारनामे खोलकर रख दिए। आज नरेंद्र मोदी ने सबूतों के साथ अपने सियासी दुश्मनों को एक्सपोज कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को नहीं छोड़ा, अरविंद केजरीवाल को भी नहीं बख्शा। आज मोदी ने ममता बनर्जी की भी सच्चाई बता दी और यूपी में अखिलेश यादव के तो सारे कारनामे भी गिना दिए हैं। अब चुनाव वहां पहुंच गया है जहां बस 115 सीटें बची हैं। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और राहुल का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा है। मोदी की गिनती 300 के पार पहुंच चुकी है तो राहुल गांधी अपनी गिनती भूल चुके हैं। मोदी विरोधी अपनी सीटें बताना ही नहीं चाहते। वो रोज सुबह दिन रात मोदी की ही सीटें गिनते रहते हैं। तो आज की गिनती कहां तक पहुंची है, 4 जून के लिए नया अनुमान क्या बताया गया है, ये आप जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी ने 24 का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पब्लिक से ही पूछ लिया। ऑन कैमरा 4 जून का अनुमान बता दिया। मोदी ने 24 का कौन सा एग्जैक्ट नंबर डिक्लेयर कर दिया, क्या कह दिया? इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? 24 में किसकी सरकार बनेगी, मोदी के इस सवाल पर पब्लिक ने क्या जवाब दिया? सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले। मोदी ने राहुल को, अखिलेश को, तेजस्वी को, इंडी अलायंस वालों को क्यों कहा कान खोलकर सुन लो? क्या मोदी ने कोई डेटा रिलीज कर दिया? यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। यूपी की 79 सीटें जीत जाएंगे, मोदी ने यह कहकर किसे और कौन सा हिंट दिया? तीसरी बार मोदी सरकार पक्की है, क्या यह कहकर मोदी ने 24 का रिजल्ट सील कर दिया है? राहुल तो कह रहे हैं 4 जून को मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। राहुल तो बाकायदा धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस वाले अपने यूट्यूब पर राहुल का यही कैप्शन चिपकाए फिर रहे हैं कि मोदी जी, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। कांग्रेस वाले लगातार वोटर्स को यह कह कहकर कंफ्यूज कर रहे हैं कि मोदी की इमेज खत्म हो चुकी है, मोदी की इमेज का गुब्बारा फट गया है। तो क्या बाकी बचे 2 राउंड्स की 115 सीटों पर कमबैक करने के लिए राहुल को मोदी पर पर्सनल अटैक का ही सहारा है? नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी, आप सब जानते हो कि वो जो गुब्बारा था वो गुब्बारा फट गया, फटाक से गुब्बारा फट गया। आजकल क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कभी कभी जब मैं निकलता हूं, बीजेपी के लोग झंडा खड़े रहते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो झंडा खड़े लिए देते हैं, ऐसे मेरी ओर देखते हैं। मैं कहता हूं अदानी, वो सिर नीचे कर देते हैं ऐसे। बीजेपी का झंडा मेरे सामने, मैं कहता हूं अदानी, बीजेपी के कार्यकर्ता यूं करते हैं। आखिरी के 2 फेज में फटाफट वोट बटोरने के लिए मोदी का हर विरोधी खटाखट टकाटक वाली स्क्रिप्ट लिखे जा रहा है। राहुल ने जो खटाखट वाला फॉर्मूला अपनाया उसे अखिलेश ने दोहराया। अब तेजस्वी उससे एक कदम आगे चले गए हैं। वो टनाटन टनाटन, सफाचट सफाचट, ठकाठक ठकाठक रटने लगे हैं। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन टनाटन टनाटन। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट सफाचट सफाचट। 24 में मोदी से संभावित हार की आहट से हो रही घबराहट इंडी गुट में किस कदर फैल चुकी है, इसका ट्रेलर झारखंड के गोड्डा में प्रियंका की रैली में दिखा, जहां प्रियंका गांधी ने वोट बटोरने के लिए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हेमंत सोरेन की रिहाई का रास्ता भी ईवीएम में ढूंढ लिया और एक तरह से करप्शन को ऑन कैमरा एंडोर्स भी कर लिया। आपके मुख्यमंत्री जी चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं, क्यों?
फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे, उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। आप जब यहाँ का चुनाव होगा तो आप ईवीएम पर जब हाथ के पंजे पर बटन दबाएंगे तो याद रखिए कि आप हेमंत सोरेन जी की रिहाई का रास्ता भी खोल रहे हैं। 4 जून से पहले मोदी से सारे विरोधी पैनिक में हैं और इंडी अलायंस की इस घबराहट की सबसे बड़ी वजह वो नंबर है जिसका जिक्र बीजेपी की टॉप लीडरशिप लगातार कर रही है, हर रैली में कर रही है। अमित शाह ने मंगलवार को जो 310 वाला डेटा दिया था वो डेटा उन्होंने एक बार फिर दिया है और उस नंबर को देख इंडी अलायंस वाले हर मिनट कोई ना कोई ब्लंडर किए जा रहे हैं। 6 और 7वां 400 पार कराने के लिए आपका अमित शाह जो 310 वाला नंबर दे रहे हैं उसके पीछे का अंकगणित आगे समझाएंगे। पहले गृहमंत्री की बुधवार वाली भविष्यवाणी फिर से सुनिए। देखिए 5 चरण समाप्त हो चुके हैं। पुरुलिया वालों, 5 चरण में क्या परिणाम आया जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है? ये 5 चरण में मोदी जी 310 सीट जीतकर सरकार बनाने का काम समाप्त हो गया। अब है 6ठा और 7वां 400 पार कराने के लिए आपका आशीर्वाद है। और भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और ममता दीदी का सुपड़ा साफ हो गया। अब आप सोचेंगे कि अमित शाह किस आधार पर कह रहे हैं कि मोदी 310 क्रॉस कर चुके हैं। यह समझने के लिए आपको 19 के डेटा को डिकोड करना होगा। 2019 में बीजेपी को जो 303 सीटें आई थी उनमें से करीब 250 सीटें नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया से आई थीं और 24 में मोदी को इन दोनों रीजन से 50 सीटों का नुकसान होना लगभग असंभव है। इसी तरह ईस्ट और साउथ यानी बिहार, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल को मिलाकर कुल 225 सीटों में बीजेपी के पास करीब 50 सीटें हैं और 24 में इन सभी सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ने के संकेत हैं। डरे बगैर वोट करना। 5 चरण हुए, ममता के गुंडे किसी को हाथ नहीं लगा पाए हैं, हाथ नहीं लगा। और इस 6ठे चरण में भी चुनाव आयोग ने चौक चौबंद व्यवस्था करी है। किसी की हिम्मत नहीं है आपको हाथ लगाने की। खुलकर वोटिंग करिए और ममता दीदी को हराइए। बोलो घाटल वालों, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? 30 से ज्यादा सीटें बंगाल में जिताओगे? 400 पार कराओगे? यानी 2019 की तुलना में इस बार भी मोदी की सीटें कहीं घटती हुई नहीं दिख रही। उल्टे तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और बंगाल जैसे राज्यों में मोदी अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ा रहे हैं। इसे बंगाल में 19 के एग्जाम्पल से भी समझिए। 2009 में बंगाल में जिस बीजेपी का वोट शेयर 6% था वो 14 में 17% हो गया, 19 में 40% पर पहुंच गया। 2009 में 1 सीट से 14 में 2 सीट और 19 में बीजेपी 18 सीटों पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, बंगाल में बीजेपी की एंट्री से जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ। टीएमसी का 8% हिंदू वोट बीजेपी की तरफ आ गया। लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का 28% हिंदू वोट बीजेपी के पाले में चला गया। और अगर इस बार बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी से 5% वोट भी छीन लिया तो वो बंगाल से 31 सीटें जीत सकती है। टीएमसी 10 सीटों पर अटक सकती है, कांग्रेस 1 सीट पर सिमट सकती है। बंगाल जैसी ही फाइट कई और राज्यों में भी दिख रही है जहां बीजेपी गेन करती नजर आ रही है। अमित शाह इसी आधार पर कह रहे हैं कि 5 राउंड में ही मोदी की टैली 310 पार हो चुकी है।
रही बात मोदी की, तो प्रधानमंत्री भी अब इंडी अलायंस वालों को जबरदस्त तरीके से ट्रोल करने में लगे हैं। हर दिन नया नया नंबर लेकर आने वालों को आईना दिखाने लगे हैं और सीधे पब्लिक से ही पूछने लगे हैं कि 24 में एनडीए आ रही है या फिर इंडी। देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडी अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए, तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडी अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। आप मुझे बताइए भाई, इस बार सच्चे दिल से बताना, मैं आया हूं इसलिए गप मत मारना। सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बताओगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, सच्चे दिल से बताओगे? मुझे बताइए, इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? तो वोट बर्बाद होने देना चाहिए क्या? अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर चुनाव होने हैं। अगर एनडीए इस वक्त 310 पर है, तो अब मोदी को 90 सीटें जीतनी होंगी। यानी मोदी को नेक्स्ट 2 राउंड में अपना स्ट्राइक रेट 80% के आसपास रखना होगा। अगर मोदी ये करने में सफल रहते हैं, 400 वाला प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। मगर क्या ये इतना आसान होगा? इसे समझने के लिए पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। जिन 115 सीटों पर चुनाव होना बाकी है, इन सीटों पर पिछली बार एनडीए ने 75 सीटें जीती थी और इस बार 400 के टारगेट को अचीव करने के लिए जीतनी होंगी 90 सीट। मतलब अगर पिछले साल के परफॉर्मेंस को आधार माने, तो बीजेपी अब तक के आकलन के मुताबिक पिछले 5 चरणों में 310 सीटें जीत रही है और अगर परफॉर्मेंस पिछली बार की तरह रहा तो 75 सीटें और जीत जाएगी। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो टोटल आंकड़ा 385 तक पहुंच जाएगा, यानी 400 के करीब। इसका मतलब यह हुआ कि 400 तक पहुंचने के लिए अगले 2 राउंड में एनडीए को पिछली बार की सभी 75 सीटों को तो रिटेन करना ही होगा, साथ ही साथ 15 और सीटों को भी अपने खाते में जोड़ना होगा। पिछली बार मोदी का स्ट्राइक रेट 65% था, जिसे इस बार बढ़ाकर 78% करना होगा। मतलब कि अगर स्ट्राइक रेट में 13% का इजाफा और होता है तो 400 का लक्ष्य पाना मुमकिन है। इनकी सांप्रदायिकता की साक्षात गवाह हमारी दिल्ली रही है। आज मैं जो लोग, जरा ये मीडिया वाले भी कान खोल के सुन लो, दिल्ली में जो लुटियन गैंग है, जो खान मार्केट गैंग है, उसने इन गौर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी है। उनके पापों को देश की जनता से छुपाने का पाप किया है। और मैं इस चुनाव में एक लड़ाई लेकर के निकला हूं। जिन लोगों ने भारत के संविधान के साथ धोखा किया है, जिन्होंने भारत की बिन सांप्रदायिकता की भावना के साथ धोखा किया है, अब समय आ गया है ऐसे गौर सांप्रदायिक लोगों को देश पहचाने, मेरे मुसलमान भाई भी पहचाने। मोदी जो कहते हैं वो हवा में नहीं कहते,
पूरा कैलकुलेशन करके, पूरा हिसाब किताब करके लोगों के बीच रखते हैं। लास्ट 2 राउंड्स के लिए प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं। यूपी की एक एक सीट का पूरा एनालिसिस खुद कर रहे हैं। छठे और 7वें चरण में यूपी की बाकी बची 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। आपने नोट किया होगा, अखिलेश इन दिनों जहां जहां माइक पकड़ रहे हैं, हर जगह यही कह रहे हैं कि वो और राहुल मिलकर यूपी की 80 में से 79 सीटें बटोर रहे हैं। सिर्फ काशी में कमजोर दिख रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी, मगर अब मोदी ने यूपी के दोनों लड़कों की पोल ये कहकर खोल दी कि राहुल और अखिलेश तो खुली आंखों से सपने देख रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी से कटे कटे दिख रहे हैं। यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी फिर से लॉन्च हुई है। वही पुरानी फ्लॉप फिल्म फिर एक बार ये फ्लॉप फिल्म, वही पुराने किरदार, वही पुराने डायलॉग। अब आप मुझे बताइए, पूरा चुनाव खत्म होने को आपने एक भी नई बात इन लोगों के मुंह से सुनी क्या? दोनों शाहजादों ने एक बार भी भरोसेमंद बात नहीं कही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर ये वोट मांग क्यों रहे भाई? मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं। मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। मोदी सिर्फ यूपी के दोनों लड़कों की पोल नहीं खोल रहे, वो तो राहुल के कमांडो कहे जाने वाले जयराम रमेश पर भी इन दिनों टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। वही जयराम रमेश जो सैम पित्रोदा के बाद राहुल के सबसे भरोसेमंद मेंटोर हैं। अगर आप जयराम रमेश की टाइमलाइन पर जाएंगे तो आपको एक शब्द जरूर नजर आएगा, और वो शब्द है निवर्तमान प्रधानमंत्री, यानी ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने पद से हट जाने वाला है। जयराम रमेश पिछले कई दिनों से अपने हर पोस्ट में यह शब्द फिट करके मोदी की विदाई के सपने देख रहे हैं। राहुल ने मोदी को डिबेट का चैलेंज दिया तो जयराम रमेश ने वहां भी पहली लाइन में ही निवर्तमान प्रधानमंत्री वाला नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया। मगर अब मोदी ने राहुल के कमांडो यानी जयराम रमेश के इस एजेंडे को भी अपने ही अंदाज में पंक्चर कर दिया। ऑन कैमरा कह दिया कि कमांडो ने भी मान लिया 4 जून को कौन आ रहा है। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जो कांग्रेस के शाहजादे पर जिनका पूरा पूरा कंट्रोल है, और वो एक प्रकार से कांग्रेस के शाहजादे के कमांडो की तरह काम कर रहे हैं। 3-4 दिन पहले वो ट्वीट करते थे, मोदी को भला बुरा कहना ये उनका काम होता है, तो वो लगातार कह रहे थे निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब ठीक है, उनको मजा आता था, करते थे, मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन अभी 4थे और 5वें चरण के मतदान के बाद उन्होंने निवर्तमान वाला जो मजाक उड़ाते थे वो भी मजाक करना छोड़ दिया है।
मतलब एक कमांडो ने भी मान लिया है कि देश की जनता मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय कर चुकी है। मोदी का इतना कहना था कि जयराम रमेश आग बबूला हो गए और अपना सारा गुस्सा सोशल मीडिया पर निकाल डाला। अपनी पोस्ट में 6 बार निवर्तमान लिख लिखकर मोदी पर हमला कर दिया, बाकायदा हैशटैग ट्रेंड कराया और 4 जून को टेम्पो से मोदी की विदाई वाली मनोहर कहानियां लिखनी शुरू कर दी। वैसे जो जयराम रमेश मोदी को निवर्तमान कहकर ताना मार रहे हैं, वो खुद अपने अलायंस का वर्तमान नहीं बता पा रहे, ये तक तय नहीं कर पा रहे कि खुद उनके अलायंस में पीएम पोस्ट का चेहरा कौन है। जयराम इस सवाल को ही टालते जा रहे हैं। ये हमारे देश में चुनाव सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है व्यक्तियों के बीच में। ये हम एक पार्टी दल आधारित लोकतंत्र हैं। किस पार्टी को, किस जनबंधन को, जिस गठबंधन को जनादेश मिलेगा वही सवाल है। व्यक्ति इतना महत्व नहीं रखते। दल को, पार्टियों को बहुमत मिलता है और पार्टी अपनी नेता चुनते हैं और वो नेता प्रधानमंत्री बनते हैं। राहुल के कमांडो कैमरे पर तो फुल कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मगर अंदर ही अंदर इंडी वाले बहुत घबरा रहे हैं और मोदी इस घबराहट को बढ़ाने वाला टेप फुल वॉल्यूम में बजा रहे हैं। मोदी के विरोधी 24 के लिए ओबीसी दलित के आरक्षण को नुकसान पहुंचाकर मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण वाला गेम लेकर आए, लेकिन छठे राउंड की वोटिंग से ठीक पहले कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को खारिज कर दिया है और मोदी ने इसे अगले 2 राउंड का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बना दिया है। खान मार्केट गैंग और तुष्टीकरण से वोट बटोरने वाले इकोसिस्टम का सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आज मैं नहीं जानता हूं हमारे मीडिया के लोग इस खबर को खबर मानते कि नहीं मानते। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया है। यही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। यही लोग हैं जो 3 तलाक के खिलाफ कानून उसका विरोध करते हैं। तुष्टीकरण में एक से बढ़कर एक है।